ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। स्क्रीन में अपनी शेयर कर देता हूँ। लेक्चर नंबर 38 है ये, जी हाँ 37 है, सॉरी। ठीक है जी, लेक्चर 37 है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, डिफरेंशियल एम्पलीफायर से क्या मुराद है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर से क्या मुराद? ठीक है जी, ये भी एक तरीका है कि अगर आपके पास दो इनपुट एक जैसी आ रही हैं, तो ये उसका डिफरेंस आपको निकाल के देगा। दो अलग अलग ट्रांजिस्टर हैं, उन पे दो अलग अलग इनपुट्स आएंगी, लेकिन चूंकि इनपुट्स हमेशा आइडेंटिकल नहीं होती, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर लगे हैं, ये जो डिवाइसेस लगे हैं, दे आर नॉट 100% आइडेंटिकल। ठीक है जी, क्लोज होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं, तो उसकी वजह से क्या दोनों में फर्क होता है। तो अब दोनों के कलेक्टर पे जब आप वोल्टेज मेजर करेंगे, यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ दोज टू इनपुट्स। अगर एक 1 की है और एक 2 की है, तो डिफरेंस विल बी 1। ठीक है जी, इसको हम देख लेते हैं अभी इस सेशन के अंदर ही, जितना हमारे से हो सकता है। ठीक है जी, a differential amplifier a differential amplifier is an amplifier that produces output that are a function of the difference between two input voltages। सही है जी, अगर फर्स्ट करें एक इनपुट 1 वोल्ट की है, दूसरी 5 वोल्ट की है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 4 का। इसका मतलब जो इसकी आउटपुट आएगी, अगर हम उन पॉइंट्स पे मीटर लगाते हैं, तो वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ द इनपुट। ठीक है जी, इसका बहुत फायदा है। इससे आपकी नॉइज रिडक्शन, फीडबैक के जरिए आउटपुट कंट्रोल, बहुत सारी चीजें, फीडबैक कंट्रोल जिसे खासतौर पर कहते हैं, ये हो सकता है। आपके पास फेज डिफरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज टू बेसिक मोड्स ऑफ ऑपरेशन: डिफरेंशियल इन विच टू इनपुट्स आर डिफरेंट, एंड कॉमन मोड इन विच टू इनपुट्स आर दी सेम। द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज इंपॉर्टेंट इन ऑपरेशन एम्पलीफायर। ठीक है जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम मॉसफेट्स के बाद देखेंगे। ठीक है जी, मॉसफेट्स के साथ हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखेंगे। ठीक है जी, चलें जी हम आगे चलते हैं। बेसिक ऑपरेशन क्या देखें, ये दो ट्रांजिस्टर हैं आपके पास। ठीक है जी, आर ई दोनों कॉमन है, आर सी कॉमन है, और थ्योरेटिकली दे आर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स। यानी कि जो प्रॉपर्टी इसकी है एग्जैक्ट 100% इक्वल टू, एब्सोल्युटली इक्वल टू, दोनों ट्रांजिस्टर्स की बराबर है। दोनों रेजिस्टेंस एब्सोल्युटली इक्वल टू फैब्रिकेट हुए हुए हैं, और ये आर ई तो चूंकि कॉमन है, इसलिए इसकी कोई बात हुई तो ये एक ही जैसी होगी। ये दो अलग अलग जैसे रखी है, ये दो अलग अलग कलेक्टर है, और दोनों पे आपको अलग अलग आउटपुट या वेरिएशंस चाहिए, क्योंकि दोनों की अलग अलग इनपुट है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ इनपुट 2 और इनपुट 1 पे जो दूंगा, अगर मीटर में यहाँ लगाता हूँ, तो आई विल आइदर गेट +वोल्ट और -वोल्ट। अगर फर्स्ट करें मैं ये 5 देता हूँ और यहाँ 1 देता हूँ, तो यहाँ मुझे 4 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है जी, अब जिस तरफ ट्रांजिस्टर के वोल्टेज ज्यादा होंगे, उस तरफ पोटेंशियल कम होगा, उस तरफ पोटेंशियल कम होगा। ठीक है जी, जितने ज्यादा वोल्ट होंगे, ट्रांजिस्टर उतना अच्छा बाइस होगा, यहाँ पोटेंशियल उतना कम होगा। ठीक है जी, आई इज एब्सोल्युटली इक्वल टू आई टू, क्योंकि वो सिंगल ही रेजिस्टेंस इस्तेमाल हुई है। ठीक है जी, आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल आर ई, आई आर ई टू। ठीक है जी, पता चल जाएगा, वो डिवाइड हो गए दोनों में। ठीक है, आई आर ई फिर ये वोल्टेज निकाल लेंगे। ये सारे वही है ओम्स लॉ जो कि हमने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, बोथ इनपुट्स ग्राउंडेड, तो आउटपुट आपकी बराबर आनी चाहिए। अभी हम करके देख लेते हैं। ठीक है जी, एक ग्राउंड है और एक पे वोल्टेज है, कितने हैं? सही, कुछ भी है, यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे ग्राउंड है, तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए वही बात की, अगर दोनों बराबर है तो दोनों पे ग्राउंड करेंगे, तो जो भी इनकी बाइसिंग लेवल होगा, उस लिहाज से आपको आउटपुट मिल रही है, दोनों बराबर होगी। अगर मैं यहाँ मीटर लगाता हूँ, ये तो उन्होंने अलग बताया ना, अगर यहाँ मीटर लगाता हूँ तो डिफरेंस मुझे 0 मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, तो ये पोटेंशियल हायर है, और ये ओपन छोड़ा हुआ है अगर फर्स्ट है, तो ये क्या है? 22 हुआ होगा, तो इसका पोटेंशियल इसके मुकाबले में, 2 के मुकाबले 1 का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है जी, इसी का वाइस वर्सा है, अगर मैं Q1 को ग्राउंड कर दूं, तो चूंकि ये ग्राउंड हो चुका है, ठीक है जी, ये 22 नहीं है, तो इससे पोटेंशियल मुझे मैक्सिमम मिलेगा, VCC के बराबर अप्रोक्सीमेटली। और ये इस पे जो मैं इनपुट दूंगा, उसके हिसाब से मुझे यहाँ वोल्टेज मिलेगा। ये अगर मैं ओपन ही छोड़ता हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखिए क्या है यहाँ पे।
अगर मैं 1 पे इनपुट दे रहा हूँ, क्योंकि कलेक्टर से ले रहा हूँ, तो मुझे आउट ऑफ फेज मिलेगा, उतना ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। ठीक है जी। और इमीटर पे वही सारी वही प्रॉपर्टीज है, इमीटर पे इन फेज होगा, कलेक्टर पे आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है जी। अब यहाँ क्या होगा इस कंडीशन में, जब मैंने इनपुट दे दी, जब मैंने इनपुट दे दी, तो ये ट्रांजिस्टर 22 हो गया, तो ये क्लोज टू 0 होगा। अब जैसे ही ये नीचे जाएगा और ये ऑलरेडी ऊपर है, तो नतीजा क्या निकलेगा, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? ये इसी का वाइस वर्सा हो गया समझाने के लिए। अच्छा, डबल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट्स क्या है? इन दिस कंफ्यूजन टू अपोजिट पोलैरिटी सिग्नल्स आर अप्लाइड टू द इनपुट्स, ईच इनपुट affects the output as you will see in the following discussion। ये क्या है भाई? पहले वाले में या तो एक ग्राउंड था और एक पे सिग्नल था, इसमें क्या हमने दोनों पे सिग्नल दे दिया। ठीक है जी। तो आउटपुट क्या आएगी? फिर इन दोनों का डिफरेंस आएगी। अगर फर्स्ट करेंगे दोनों बराबर सिग्नल है लेकिन आउट ऑफ फेज है, तो यहाँ आउटपुट जीरो आएगा। जीरो आएगा? नहीं, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये माइनस है तो ये ग्राउंड की तरफ बढ़ गया, और यहाँ हाई वोल्टेज, और अगर ये प्लस है तो ये अबव वोल्टेज। ठीक है जी। एक सेकेंड। ठीक है जी। अब देखें, अगर यहाँ हाई है और यहाँ लो है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर लेसर बाइस हो गया, तो यहाँ पोटेंशियल हाई और यहाँ पोटेंशियल लो। अब ये स्वैप होता रहेगा, लेकिन जो भी एसी आपको आउटपुट यहाँ से या ऑल्टरनेटिंग आउटपुट मिलेगी, वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। अब लगा यहाँ माइनस है उधर प्लस है, तो इसका डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। ठीक है जी। तो यमन गेन वेन के तौर बढ़ाने के तौर पर इस्तेमाल आता है, चीजों को फिल्टर आउट करने के लिए इस्तेमाल आता है। ठीक है जी। अब ये बहुत सारे इसके वो दिए हुए वेरिएंट्स, ये अभी हम देखेंगे, हमारा इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं है। नाउ वी विल गो फॉर द CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। Desired signal appears only one input or with opposite polarities on both input lines. These desired signals are amplified and appeared on the output as previously discussed. Unwanted appearing with the same polarity on both input line are essentially cancelled if differential amplifier and do not appear on the output। तो होता क्या है, जब आपके पास दो चीजें आती हैं, आउट ऑफ फेज आती है दोनों इनपुट है, तो वो खुद ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, आउट ऑफ फेज या इन फेज। इसको पढ़ लीजिएगा कि कैंसिल आउट कैसे करता है, क्योंकि ट्रांसफर का ऑपरेशन हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें, ये CMR की कैलकुलेशन आ गई, ये सारी बातें हो गई। अब आ जाते हैं इस एम्पलीफायर के ऊपर। ठीक है जी। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इसका मतलब है कि एक इस्तेमाल होगा फॉर गेन और एक इस्तेमाल होगा फॉर द नॉइस कैंसिलेशन या फीडबैक कंट्रोल करने के लिए। फीडबैक यहाँ दी जाएगी, उससे आपकी आउटपुट कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है। जब उसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा ऐसा सिग्नल देते हैं कि इनपुट पे जो सिग्नल है उसकी बहुत थोड़ी सी वैल्यू विद मेगा ओम्स और किलो ओम्स ऑफ रेजिस्टेंस से क्या होता है कि ऊपर का एम्पलीट्यूड कट जाता है, तो आपका आउटपुट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। ठीक है जी। चलिए, अब आ जाए जरा इस सर्किट को देखिए, इसमें है क्या चीज। पहले ट्रबल शूटिंग छोड़ चलें, ठीक है जी, ये आप देख लीजिएगा। ट्रबल शूटिंग है, इसमें हमारा वक्त ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा।
अच्छा जी, एप्लीकेशन ऑडियो प्री एम्पलीफायर फॉर पीए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ठीक है जी, पीए एकदम मुझे याद नहीं आया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो माइक शामिल होगा, पब्लिक एड्रेस करना, तो आवाज आपको देनी है आगे, एड्रेस मतलब तकरीर करना। ठीक है जी, तो आपके माइक को के सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके वो किसी इतना एम्पलीफाई कर दे कि अच्छा सा स्पीकर उसको ड्राइव कर सके। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो है ये वोल्टेज एम्पलीफायर, इसका ताल्लुक अभी एम्पलीफायर या इससे नहीं है। ये वोल्टेज बढ़ाएगा, अभी किसके बढ़ाएगा, माइक के बढ़ाएगा या प्री एम्पलीफायर के बाद पावर के बढ़ाएगा, ये आपने देखना है। ये क्या है, प्री एम्पलीफायर, इसका मतलब माइक के सिग्नल्स को बढ़ाएगा। ये पावर एम्पलीफायर नहीं, इसके आउटपुट पे आप स्पीकर नहीं लगा सकते। ये आ गया आपका प्री एम्पलीफायर जो इस पे बना हुआ है। ठीक है जी, हम देखते हैं, अगर हमारा डायग्राम बना हुआ मिल जाए तो अच्छी बात है। और ये है हमारा जनाब चैप्टर, सॉरी, 6 है, चैप्टर नंबर 6 है। और ये हमारे पास जो बनी हुई है फिगर 6-48 है। देखते हैं, अगर इसका हमें बना हुआ मिल गया ठीक है, वरना हम बना लेंगे चैप्टर नंबर 6। और 656 ये कौन सा है, 47, इज इट अवेलेबल? 47 तो है नहीं, ये देखते हैं क्या है। लेकिन हम ये बनाएंगे अभी, ताकि वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का आपका जो मसला है ना, असाइनमेंट में देना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, ये तो नहीं है, ये तो मजेदार चीज है। चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स का है, मैं इसको ढूंढ के सुना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है जी, चलेंगे, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, हम मल्टी सिम ऑन कर लेते हैं। कहाँ गए मल्टी सिम साहब, आ जाइए। अच्छा जी, जब तक ये बूट हो रहा है या लोड हो रहा है, हम यहाँ पे देखें, माइनस प्लस सप्लाई, ठीक है जी। और ऐसी कोई चीज, इस पे इनपुट सिग्नल कितने देने हैं? 45 मिली वोल्ट, 1 किलो हर्ट, 0 डिग्री। ठीक है जी, आउटपुट आ जाएगी हमारे पास, देखते हैं कितनी गेन करके आती है। अगर हमारे पास ऐसे ही इसमें होना चाहिए टेक्ट्रॉनिक का ऑसिलोस्कोप, यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ डिवाइसेस में नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम नॉर्मल उससे चला लेंगे काम। लेकिन ये यहाँ पे होगा, ये डिवाइस में कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा, मैं चेक करके बता दूंगा आपको आगे। ठीक है जी, अब चाहे तो आप ये चला लें, ये मैं इसलिए नहीं करता, बिला वजह ग्राफिक्स आ जाती है सामने और सिस्टम पे लोड आ जाता है, फायदा नहीं। अच्छा जी, चलें काम पे आते हैं अपने। 3906 3904, अभी एनपीएन पीएनपी है। ठीक है जी, 06 एंड 04 वेरिएबल डिस्टेंस यहाँ लगी हुई है इसमें। ठीक है, ये गेन एडजस्ट करने के लिए, ओके। और पीएनपी आ जाए तो 2 and 3 9। ठीक है जी, ये एनपीएन आ गया और पीएनपी आ गया। अब चूंकि इसका एमीटर ऊपर जा रहा है, तो मैं जरा इसको वर्टिकली फ्लिप कर लूँ। ठीक है जी, और आ जाए आप 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस के ऊपर। 1 2 3 4 एंड
5। ठीक है जी, इसमें माइनस लाइन है, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि यहाँ पे मुझे ग्राउंड कनेक्ट नहीं करना। ड्यूल सप्लाई से हम किस तरह बनाते हैं वो हम चेक कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, 33, 33 वोल्टेज डिवाइडर 22। ठीक है जी, इसका मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट होना चाहिए। आइडियली यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 वोल्ट, क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर है, और इधर -15 इधर +50, तो यहाँ पे आइडियली 0 वोल्ट होना चाहिए। 33, 1K एंड 22, तो पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसे। थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है जी, ये कह रहा है 330 के, ये भी कह रहा है करंट ही बहुत कम है और वोल्टेज 0 है यहाँ पे। और जो कुछ बाइसिंग होगी इस पे इफेक्ट आएगा वो आपके सिग्नल की वजह से आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, इसे रोटेट कर दिया और इसे रोटेट कर दिया। 33 के और 1 के। 33 के, 1 के एंड 10 माइक्रोफेराड। चलो ये तो लग जाएगा, और नीचे क्या था इसका, ये 22 के। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, एटलीस्ट दो तीन कैपेसिटर लेते हैं, 10 10 माइक्रोफैराड के इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आ गए जी, और 1, 2 और ये 3 है। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लोज हो गया। अच्छा जी, प्लस इस साइड पे तो मैं सिर्फ फ्लिप वर्टिकली कर लिया, और फ्लिप हॉरिजॉन्टली हो गया। और इसके अलावा ये चूंकि प्लस साइड है तो कैपेसिटर यहीं जाएगा, इसको मैंने रोटेट किया 90 डिग्री, और ये R3 के पैरेलल लगेगा। चलिए, कोई बात नहीं, अब तो लगा ही लगा। सारी वैल्यूज क्या है हमारे पास, 10 10 एंड 10। और इसके अंदर ये लोअर साइड है क्योंकि माइनस आएगा यहाँ पे, उस तरफ पॉसिबिलिटी है कि 0 होगा, तो ऑब्वियसली वो हायर पोटेंशियल है। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ तक हमारा सर्किट तैयार हो गया, और ये भी आ गया आपका 10 माइक्रोफराड। ठीक है जी, 10 माइक्रोफराड आ गया, और इसको हम थोड़ा सा बाहर रख लें। हमारी स्टेज पूरी हो गई, और इसको मैं सेव कर लूँ हाथ के हाथ ही। लेक्चर 37 है, स्टिल 50 टू गो, एंड सर्किट ए।
47 के, 22 के, चलो 1 और 2 तो ले। ठीक है जी। 22 के नीचे और 47 के ऊपर। ओके। ठीक है जी। 22 के एंड 47 के, इसको मैं पूरा कर लो 47। ठीक है जी। स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप हम इसे कंप्लीट करते जा रहे हैं। नाउ वी है नीड 6.8 के, 130 ohms एंड 5 के का वेरिएबल कैपेसिटर। फिलहाल तो हम ये दो लें, 6.8 के एंड 130 ohms। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने इससे कनेक्ट कर ली। अब हमें क्या चाहिए, इसमें 130 ohms चाहिए। रोटेट 90 डिग्री, 130 को मैं ले जाऊं ऊपर, क्योंकि इस पे फर्दर तो कोई कनेक्टिविटी नहीं नजर आ रही। अब आ जाए 5 के का वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा जी, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के कितने लेग इस्तेमाल हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं, यानी इधर पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल होगा। ये सारे रियोस्टेट है। ये आ गया पोटेंशियोमीटर। क्लोज किया, इसको मैं फ्लिप कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब इससे एसोसिएटेड जो जो वैल्यूज है उसको मैं नीचे धकेल लेता हूँ। ओफो। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने लगा दिया इसके साथ एक कैपेसिटर जो कि 100 माइक्रोफैराड का है। किसका है? 100 माइक्रोफैराड का, और उसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की 5 के। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। और एक आगे दो कैपेसिटर चाहिए हमें। अब सही है। बेसिक पे आ जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पे आ जाइए। क्लोज कीजिए, इसको मैं करूँ रोटेट।
100 माइक्रोफैराड है और द 10 माइक्रोफैराड, ठीक है जी। ठीक है जी। और अब हमें आउटपुट चाहिए। अच्छा जी, इसमें प्लस इधर आएगा, ठीक है, इसको ले लेते हैं अब। 10 माइक्रोफैराड। ठीक है जी, सोर्स दे दें, एसी वोल्टेज दे दें, ग्राउंड ले लें, यहाँ पे हम ग्राउंड ले लेते हैं। दो ग्राउंड चाहिए। एक इस तरफ। मतलब 15 वोल्ट है ना? 15 वोल्ट इधर, सॉरी। ठीक है जी, और यहाँ पे मुझे एसी सोर्स चाहिए। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू क्या लगाई है इन्होंने? 45 मिली वोल्ट 1 किलो हर्ट्स। ऑसिलोस्कोप। चल तो गया है, और आउटपुट इसकी अगर हम एसी पे ले लें। चार ब्लॉक्स में आ रहा है, तो केवल ये 1 वोल्ट पीक है। 45 मिली वोल्ट लेके 1 वोल्ट पीक दे रहा है। अराउंड 20 टाइम्स ये ग्रेन बढ़ रहा है। जरा इसका हम इनपुट भी देख लें। तो स्टॉप करते हैं।
चलो जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। कलर को चेंज कर लें ताकि पता चल जाए इन क्या और आउट क्या। ठीक है जी, ये 45 मिली वोल्ट है। अब आरएमएस वैल्यू की हम बाद में बात करेंगे। तो ये आया है 50 मिली वोल्ट, और ये आ रहा है 3 ब्लॉक यानी कि 75 मिली वोल्ट। और आउटपुट आ रही है अराउंड 1 वोल्ट, क्योंकि हमारे पास ये है 1 वोल्ट का एक बॉक्स। ठीक है जी। अब अभी देखें आपका गेन बढ़ गया, और ये दोनों चीजें क्या है आपकी, इन फेज है। सिग्नल क्या है, इन फेज है। सिग्नल इन फेज है। ठीक है जी। अराउंड 60 बन रहा है, 60 वोल्ट, मिली वोल्ट पीक। ठीक है जी, इसको मैं जरा सेव करूं। ठीक है जी, आपने देख लिया हमने कैसे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स को कनेक्ट किया। और इस वाले एग्जाम्पल का बनाने का मकसद ये था कि आप, जब मैंने असाइनमेंट देना है वो चूंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें कोई आपने कुछ चीज़ें ऐसी ही करनी होंगी। ठीक है जी, कुछ आपको इसमें से चीज़ें मिल जाएंगी कैलकुलेट करने के लिए, इसे करके देख लीजिएगा। ठीक है जी, अब जरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पावर एम्पलीफायर्स के ऊपर, ताकि हम बीजेटी की जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसको थोड़ा समझ सकें कि कहाँ कहाँ ये लगता है, या कहाँ कहाँ ये प्रैक्टिकली यूज होता है। जो हम इतनी बड़ी एनालिसिस कर रहे हैं उसका फायदा क्या है। अच्छा जी, क्लास से क्या होना, देखें आपने टोपोलॉजी पढ़ ली, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर के टाइप पढ़ लिए। ठीक है जी, अब आ गई क्लासेस ऑफ पावर एम्प। अच्छा, पावर एम्प से क्या मुराद है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। पावर एम्पलीफायर आर लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर दैट जनरली मींस दैट a much larger portion of the load line is used during signal operation than a small signal amplifier. In this chapter we will cover four classes amplifier। अच्छा जी, फोर तो हम बाद में देखेंगे। पावर एम्पलीफायर से मतलब क्या है, कि वो पावर का मतलब कि दोनों चीजें V इंटू आई को एम्पलीफाई करेगा। V इंटू आई को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है जी, V इंटू आई को एम्पलीफाई करेगा। पावर मतलब यही हुआ ना कि जो सिग्नल आएगा उसके वोल्टेज बढ़ेंगे, और साथ साथ उसी सर्किट से आपको साथ करंट भी मिलेगा। खाली वोल्टेज बढ़ेंगे जब भी फायदा नहीं, खाली करंट बढ़ेगा जब भी फायदा नहीं। तो हमें दोनों चीजें बढ़ानी होती हैं। और एटलीस्ट करंट को तो बहुत ज्यादा बढ़ाना होता है, क्योंकि हमारे पास आगे लोड ऐसा होता है जो बहुत ही लो इम्पीडियंस का होता है, तो उसमें करंट फ्लो ज्यादा रिक्वायर होता है, उसके अंदर हीट डेसिपेशन भी ज्यादा होती है। ठीक है जी। अच्छा, क्लासेस हमारे पास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए बी भी होता है पुश पुल एम्पलीफायर, वो देख लेंगे जब क्लास बी में आएंगे। क्लास सी होता है। क्लास डी जो है, अब वो लेटेस्ट टेक्निक है जिसके साथ देखते हैं ये जो आपके छोटे यूएसबी स्पीकर्स हैं, छोटे जो आपके यूएसबी स्पीकर्स हैं, वो कितने एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं एक 5 वोल्ट के ऊपर। दे आर ऑल क्लास डी एम्पलीफायर्स। जो आपके पास नए एलईडी टीवी आ रहे हैं,
उसकी आउटपुट भी बहुत बेहतर होती है। वो कि थोड़ी सी प्लेजेंट नहीं है वो कानों को, चाहे आपके वो स्पीकर्स हों या आने वाली जितनी टेक्नोलॉजी में मौजूद ऑडियो इक्विपमेंट हो, दे आर नॉट मच प्लेजेंट बट दे हैव वेरी हाई फिडेलिटी। यही आप मोबाइल के अंदर देख लें कि स्पीकर के साइजेस बहुत छोटे हैं बट दे आर डिलीवरिंग वेरी साउंड आउटपुट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, उसमें बहुत लिमिटेड फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ इस्तेमाल हो रहा था क्योंकि हम बेस नहीं निकाल सकते, ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उसमें से निकाल सकते, बट स्टिल दे आर वेरी लाउड एंड दे वेरी पावर एफिशिएंट। तो ये जो एम्पलीफायर्स हैं, ये सारे क्या कराते हैं आपके क्लास डी एम्पलीफायर, ये हम इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। सबसे पहले आपको बीजेटी बेस्ड क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए अगर समझ में आ गया तो क्लास बी और क्लास ए भी समझ में आ जाएगा, क्लास सी भी समझ में आ जाएगा, लेकिन क्लास सी आपका जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए, इट इज नॉट फॉर ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन या पावर एम्पलीफायर यूजेस के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, क्लास ए बेसिक है, इसमें क्यू पॉइंट का बहुत ज्यादा फैक्टर है, और क्लास ए जो है वो आपकी दोनों साइड सिग्नल की, प्लस साइड भी माइनस साइड भी, अमूमन एक ही ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई कराई जाती है। वो कि ये पावर एफिशिएंट नहीं होता बट स्टिल सबसे अच्छी डिलीवरी ऑडियो के मामले में, और कहना चाहिए रिस्पॉन्स के मामले में, क्लास ए एम्पलीफायर्स आर दी बेस्ट बट दे आर नॉट वेरी पावर एफिशिएंट। क्लास ए बी एम्पलीफायर्स आर वेरी मच मोर पावर एफिशिएंट, लेकिन चूंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है तो उसमें ट्रांजिशन टाइम की वजह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आती है, लेकिन अगर उसको कवर अप कर लिया जाए तो दे आर द मोस्ट एफिशिएंट एंड वेरी गुड ऑडियो रिस्पॉन्सिव एम्पलीफायर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, क्लास ए का ऑपरेशन क्या है, अब हम इसको हम अगले ही सेशन रखेंगे क्योंकि मेरे पास 40 मिनट तकरीबन पूरे होने वाले हैं, तो फिर वो आधी डिस्कशन इधर हो जाएगी आधी से उधर होगी। ठीक है जी। तो ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर आखिर में लिखा हुआ बेसिक क्लास ए एम्पलीफायर ऑपरेशन, आउटपुट इज शोन इन 180 आउट ऑफ फेज विद द इनपुट इंटरवल। मतलब क्या है, सिंगल ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर से आउटपुट है, तो वोल्टेज बढ़ रहा है साथ में करंट भी बढ़ रहा होगा, लेकिन क्या आ रहा है, जो आउटपुट का शेप है वो आउट ऑफ फेज है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो, कोई चीज पूछनी हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझसे, अब तक का हमने इतना डिटेल देखा है, अब मैं आपको असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स दूंगा तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरह का आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीक में मुझसे कुछ सवालात करेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि अगले इस संडे तक आपको असाइनमेंट 1 और 2 दोनों दे दूं, और दोनों क्विजेज भी दे दूं। बस ठीक है, क्विजेज के टाइम अलग अलग होंगे, क्विज 3 में बाद में उसका टाइम सेट कर दूंगा, आपको विजिबल होगा और आपने अटैम्प्ट करना होगा। मैं फिर बता दूं कि आपका जो पेपर है वो फिजिकल है अब तक, एंड इट विल बी ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है जी, फिजिकल का मतलब नो इंटरनेट सपोर्ट, नो गूगल, नथिंग एज, नो बुक अवेलेबल। ठीक है, क्लोज बुक होगा, एग्जाम्पल्स ही जैसी चीजें होंगी, प्रॉब्लम्स जैसी चीजें जो आपकी इस बुक में वही होंगी। दोनों बुक से पेपर आएगा, फ्रॉम सैडर स्मिथ एंड फ्लॉइड। ठीक है जी, जितना पढ़ा है वो सब कवर होगा, चाहे वो सीरीज पैरेलल सर्किट हो, बीजेटी हो, डायोड हो, और आगे जो हम जैसे पढ़ने जाएंगे एम्पलीफायर्स हो, जेफेट हो, मॉसफेट हो, ऑपरेशन एम्पलीफायर हो, या थायरिस्टर फैमिली हो, ये जितनी चीजें ये पूरी कवर की जाएंगी एक 80 नंबर के पेपर में। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बहुत सीरियसली लेंगे, और सीरियसली लेने के बाद आप तैयारी वैसी करके आएंगे। अगर आप फिर भी कहेंगे तो नेक्स्ट वीक के अंदर कोई टाइम रख लेते हैं कि हम एक सेशन 2 घंटे इंटरेक्टिव सेशन ले लें अपना मेन कैंपस में, ताकि किसी को क्यूरी हो तो उसे हम रिजॉल्व कर लें। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच।